नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। लेखपाल और सुपर टेट के लिए हम आपको प्रश्नों की प्रैक्टिस करा रहे हैं। इसी सेट के हिंदी के प्रश्न देखे थे, साइड में बटन पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम इसके जीके जीएस वाले प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 51 से। और इसकी प्लेलिस्ट भी अलग से बनी हुई है। लेखपाल की अच्छे से तैयारी करिए। आज आपने मॉर्निंग में न्यूज भी देखी जिसमें 10,000 वैकेंसी की बात जो है वो की गई है अगले 100 दिनों में। अब क्या इसमें वैकेंसी देखने को मिलती है, पर पूरे चांसेस है लेखपाल की आपको वैकेंसी देखने को अवश्य मिले। इसीलिए हम लगातार अभी तक 31-32 सेट देख चुके हैं इसके प्रैक्टिस के सेट। तो वो हम लगातार जो है आपको करा रहे हैं। तो सबसे पहला प्रश्न कि इनमें से किसने सभी गोलमेज जो सम्मेलन थे उनमें जो है वो भाग लिया था? बी आर अम्बेडकर, तेज बहादुर सप्रू, महात्मा गांधी या फिर दोनों? चार ऑप्शन है, बी आर अम्बेडकर, तेज बहादुर सप्रू, महात्मा गांधी या फिर दोनों। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। सभी गोलमेज जो सम्मेलन है उनमें किसने जो है वो भाग लिया था? आंसर की बात करते हैं तो आपका यहाँ पर बी आर अम्बेडकर जी आपका सही होगा और तेज बहादुर सप्रू जो है ये भी आपका सही होगा। आंसर आपका यहाँ पर ए और बी दोनों जो है वो सही होगा। इन दोनों ने जो है सभी गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। जो दूसरा वाला गोलमेज सम्मेलन था उसमें महात्मा गांधी जी जो है इन्होंने भाग लिया था। जो पहला वाला गोलमेज सम्मेलन था उसमें जो विशेष कोई नेता, खास नेता आप कह सकते हैं, उन्होंने भाग जो है वो नहीं लिया था। और नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था जिसमें देश के प्रमुख नेता आप कह सकते हैं शामिल नहीं थे। इसीलिए आप कह सकते हैं जो बैठक थी वो आपकी निरर्थक भी कहीं ना कहीं साबित हुई। पर जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था जो कि सितंबर दिसंबर जो महीना था इन दोनों के बीच में 1931 का समय था, उसके में ही हुई थी। कहीं कहीं आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि 1931 के लास्ट में हुई थी और लंदन में आयोजित हुई थी, जगह भी याद रख सकते हैं। तो सेकंड वाला जो है उसका जो नेतृत्व है कांग्रेस की तरफ से जो है वो महात्मा गांधी जी जो है वो कर रहे थे। तो आपका आंसर यहाँ पर ए और बी दोनों जो है वो सही होगा। दूसरा प्रश्न 52 है कि भारत में चीनी का जो है वो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वो कौन सा है? कर्नाटक है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है या फिर गुजरात है? कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा? आंसर की बात करते हैं इन चारों में से तो चीनी सबसे ज्यादा जो है, जहां गन्ना आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, यानी कि यूपी आपका जो है वो सही होगा। उत्तर प्रदेश चीनी उत्पादक राज्य में सबसे पहले नंबर पे आता है जिसने 2019 में, वैसे आंकड़ों को याद करने की आवश्यकता नहीं है, खाली आप यहाँ पर राज्य जो है वो यूपी याद रखिएगा। अगला देखते हैं 2011 के अनुसार, 2011 मतलब 2011 की जनगणना की बात की गई है, उसके अनुसार विश्व की जनसंख्या का कितने परसेंट भारत में जो है वो रहती है? 17.2, 16.5, 17.5 या फिर 19.5? आंसर की बात करते हैं इन चारों में से तो 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की जनसंख्या का कितना परसेंट भारत में रहती है? तो 17.5%, 17.5% आपका जो है वो सही होगा। और विश्व का जो कुल क्षेत्रफल है उसके अनुसार अगर आप कहेंगे तो 2.4% जो है ये क्षेत्रफल भारत के पास है, अगर टोटल क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग हम बात करें। तो ये दोनों परसेंट ध्यान रखिएगा। अभी आपका कोई पेपर हुआ था पेट या यूपी टेट, इसमें किसी में ये परसेंटेज वाला पूछा गया था, शायद जूनियर एडेड वाला था। तो ये आपका ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न कि 54 कह रहा है 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष तक की आयु के जो बीच बच्चे हैं उनकी जो शिक्षा का अधिकार है वो किस में आता है? विधिक अधिकार में, संवैधानिक अधिकार में, मूल अधिकार में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। 6 से 14 वर्ष तक की आयु के जो बच्चे हैं उनको मुफ्त शिक्षा आता है। आंसर की बात करते हैं तो उनके मौलिक अधिकार में जो है आता है। आपका सी वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होगा। और ये जो है आपका किस संविधान संशोधन से संबंधित है? तो उस संविधान संशोधन का नाम है 86वां संविधान संशोधन आपका है। तो 86वां संविधान संशोधन है जिसमें शिक्षा के अधिकार को प्रभावी बनाया गया है और सरकारी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था की गई है, या मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। 6 से 14 वर्ष तीनों पॉइंट के तौर पर आप ऐसे याद रख सकते हैं। अगला इनमें से कौन सा सही सुमेलित जो है वो नहीं है? कोलकाता, हुगली, यानी कि यहाँ पर जो शहर दे रखा है उसके सामने जो नदी दे रखी है, कौन सा शहर उस नदी के किनारे जो है वो नहीं बसा हुआ है? ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको नदियां जब पढ़ाया था सुपर टेट के लिए तो पूरा आपको बताया भी था। तो कोलकाता आपका किस नदी के किनारे है? हुगली नदी के, बिल्कुल सही है। इलाहाबाद गंगा नदी के किनारे, बिल्कुल सही है। डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र जो है नदी के किनारे है, तो ये भी आपका सही है। परंतु अगर आगरा की बात करें तो ये गोमती नदी के किनारे जो है आपका नहीं है। तो ये आंसर आपका ये जो है वो होगा, क्योंकि आगरा जो है
ये आपका यूपी में आता है, और यूपी में आपकी जो सहायक नदियां हैं उसमें यमुना नदी भी आती है, और जो आगरा है ये आपका यमुना नदी के किनारे जो है वो बसा हुआ है। और आगरा में आपका ताजमहल है, इसलिए इसे ताज नगरी भी जो है वो कहा जाता है। किसने इसे अपनी राजधानी बनाया था? तो उसका नाम था सिकंदर लोदी। तो सिकंदर लोदी ने जो है इसे राजधानी भी अपना जो है वो बनाया था। तो आंसर यहाँ पर डी वाला सही होगा, जो कि सही सुमेलित जो है आपका नहीं है। अगला देखते हैं आपका प्रश्न 56 कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम प्रेसिडेंट जो है वो कौन था? एम ए अंसारी, बदरुद्दीन तैयब, अब्दुल कलाम आजाद, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पहला मुस्लिम प्रेसिडेंट जो है वो कौन था? बताइए इन चारों में से। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो आपका ऑप्शन है यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट, तो आपका बी वाला ऑप्शन बदरुद्दीन तैयब जी जो है वो सही होगा। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसका जो तीसरा अधिवेशन था, क्योंकि स्टार्टिंग जो सबसे पहला अधिवेशन हुआ था वो 1885 में हुआ था, फिर दूसरा 1886 में, और फिर जो तीसरा अधिवेशन हुआ था 1887 में। इसकी अगर बात करें तो ये कहाँ हुआ था सबसे पहले? तो आपका ये मद्रास में जो है वो हुआ था। और मद्रास में तो हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता की थी बदरुद्दीन तैयब जी ने, और ये पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे, इसलिए आपको इसकी अध्यक्षता पता होना चाहिए। इसलिए ये कब हुआ था पता होना चाहिए, और कहाँ हुआ था ये भी पता होना चाहिए। और ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष जो है वो थे। और जो एम ए अंसारी हैं, ये जो है कांग्रेस के 1927 में मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता जो है इन्होंने की थी। आंसर यहाँ पर बी वाला जो है बदरुद्दीन तैयब जी सही होगा। अगला देखते हैं प्रश्न 57 की कौन सी जनजाति है दिवाली को शोक के रूप में जो है वो मनाती है? गारो, भील, थारू, या फिर सभी? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो थारू जनजाति ऐसी जनजाति है जो दिवाली यानी कि दीपावली जो है उसको शोक के रूप में मनाती है। वैसे तो वो सभी त्योहार मनाते हैं। उत्तर प्रदेश की जो आपकी थारू जनजाति है कहाँ की है? तो ये उत्तर प्रदेश की है, यूपी की है। और कहाँ अधिकतर यूपी में देखने को मिलती है? तो जो उत्तरी जिला वाले जो तराई क्षेत्र है ना, उनमें ज्यादातर देखने को जो है ये मिलती है। और नेपाल में अगर आप देखेंगे तो इसका थारू जनजाति का परसेंटेज ज्यादा है, लगभग 66% आपको देखने को मिलती है। अच्छा, ये जो ऑप्शन में गारो दे रखा है ये कहाँ की है जनजाति? तो ये गारो जो है आपकी मेघालय की जो है वो जनजाति है, मेघालय में जो है वो पाई जाती है। आंसर यहाँ पर सी वाला थारू जो है वो सही होगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 58 2020 का मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार किसे जो है वो दिया गया? अब ये तो थोड़ा सा पुराना हो जाएगा, क्योंकि 2021-22 का आपसे पूछा जाएगा। तो पहले तो इस ऑप्शन प्रश्न की बात करते हैं। तो हार्वे जे अलर्ट नहीं है, इनका नाम था आल्टर करके, ये आल्टर था आपका। तो ये भी आपका थे जिनको मेडिसिन के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। माइकल हॉगटन जो है इनको भी मिला था, और चार्ल्स एम राइस जो है, रीस नहीं था राइस था, मात्रा नहीं लगेगी, इनको भी लगा मिला था। तो उपरोक्त सभी आपका यहाँ पर आंसर जो है वो सही हो जाएगा। 3 लोग जो है वो थे। इसके अलावा बात कर लेते हैं लेटेस्ट, ये तो आपका 2020 का है। 2021 में जो है वो किसे मिला था? तो 2021 की अगर बात करें तो मेडिसिन की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों में मिलता है ना, और प्रश्न आपका मेडिसिन से आया है, तो मेडिसिन की बात करते हैं तो इन 2 लोगों को जो है वो मिला था। अब इन दोनों का नाम ही आपको पता होना चाहिए। पहले का नाम है डेविड जूलियस, और दूसरे का नाम है एल्डम पेटापोटियन। तो इस प्रकार से 2 लोग थे जिनको मिला था। और इनकी खोज क्या थी? तो आप यहाँ लिखा है कि हिंदी में अगर बात करें तो जो नर्व सेंसर होता है उसकी पहचान इन्होंने की थी। और जो पेटापोशियन है, इन्होंने कोशिकाओं में दबाव और जो संवेदनशील सेंसर होते हैं वो पाए थे, उस पर प्रतिक्रिया दी थी। वो भी याद रख सकते हैं। और बेसिकली नाम तो आपको रटा होना चाहिए, जूलियस और आपका पेटा, या तो आप आगे का अर्दम याद रख सकते हैं। अर्दम थोड़ा सा हरदम से देखिए मिलता जुलता है, और जूलियस से आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं जूस को। तो हरदम जूस पीते रहते हैं। केमिस्ट्री में क्या होता है ना, हम अलग अलग एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो थोड़ा सा इस प्रकार से किसी तरीके से आप जोड़ सकते हैं। अगला देखते हैं 59, यहाँ पर तो 2020 का था, वो तो हमने आपको ऑलरेडी बता दिया। अगला देखते हैं 59 की चरकुला नृत्य जो है आपका, ये किस प्रदेश से संबंधित है? ये भी आपका पूछा जाता है। बताइए केरल से संबंधित है, या यूपी से संबंधित है, या राजस्थान से, या फिर गुजरात से? कौन सा सही होगा? साथ ही साथ वीडियो लाइक सभी लोग अवश्य करते रहिएगा, आपके लिए सारी मेहनत की जा रही है, तो एक लाइक तो आपका वीडियो पर बनता ही है। और साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाइएगा। और टेलीग्राम चैनल से जो भी ना जुड़े हों, करंट अफेयर अपडेट और सारी चीजें करंट अफेयर से संबंधित आपको देखनी है, तो
टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा, वहां पर हम आपको सारी इमेज और जो भी पिक्चर वगैरह है वो शेयर करते रहते हैं। 59 प्रश्न, सर्कुलर नृत्य किस प्रदेश से संबंधित? आंसर की बात करते हैं तो आपका यूपी से जो है ये संबंधित है। उत्तर प्रदेश आपका जो है वो सही हो जाएगा। ये जो नृत्य है इसको जो ब्रज है वहां की शान माना जाता है। और अगला देखते हैं आपका 60 प्रश्न, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत जो है वो कब हुई थी? 1947 या फिर 1959, 1951, 1952? कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा? आपको बताना है भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? 1947, 1959? चलिए आंसर की बात कर लेते हैं तो आपका 1951 जो है आपका सही होगा। रेशन ध्यान रखिएगा। और पंचवर्षीय योजना जो है अब सब बदल गया है नाम, अब क्या रख दिया गया है? अब नीति आयोग जो है इसका नाम हो गया है। इस चीज को भी आपको याद रखना होगा। और एक क्वेश्चन ये ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि नीति आयोग जो है इसका गठन जो है वो कब हुआ था? इसका गठन जो है 2015 में हुआ था। 1 जनवरी 2015 की जो है वो तारीख थी। तो ये आप याद रख सकते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और नीति आयोग का जो अध्यक्ष है वो कौन होता है? तो वर्तमान में जो भी प्रधानमंत्री होते हैं वो नीति आयोग के जो है वो अध्यक्ष होते हैं। इस पॉइंट को भी आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? अंडा, मत्स्य पालन, तिलहन या फिर गुलाबी क्रांति? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। नीली क्रांति जो है वो किससे जो है वो संबंधित है? आंसर की बात करते हैं इन चारों में से तो आपका ऑप्शन मत्स्य पालन जो है आपका सही होगा। नीली क्रांति जो है वो मत्स्य पालन से संबंधित है। भारत में सबसे पहले जो क्रांति है उसकी शुरुआत हुई थी 1966 से 67 में, हरित क्रांति से शुरुआत जो है इसकी मानी जाती है। और उसमें क्या होता है, उन्नत किस्म के जो बीज थे जिनको जैसे हम कहते हैं हाइब्रिड बीज, उन सबको शामिल किया गया था जिससे पैदावार बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। अगला देखते हैं 62 प्रश्न, इनमें से कौन सी नदी जो है वो डेल्टा बनाती है? नर्मदा, यमुना, गंगा या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से सभी? बताइए कौन सा जो है वो सही होगा। मैंने आपको बताया था डेल्टा बनाने वाली नदियां क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पर। इन चारों में से आंसर की बात करते हैं तो आपका आंसर की बात करते हैं तो आपका गंगा नदी यहाँ पर सही होगा जो कि आपका डेल्टा जो है वो बनाती है। प्रश्न एक ऐसे ये भी पूछा जाता है कि कौन सी नदी जो है वो डेल्टा नहीं बनाती है? तो वहां पर आपको देखने को मिलता है नर्मदा नदी और ताप्ती नदी। तो इन दोनों को याद रखिएगा। क्वेश्चन ऐसे बनता है कि इनमें से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो नर्मदा और ताप्ती आपको याद रखना है। बाकी यहाँ पर आंसर गंगा नदी सही होगा जो कि आपकी नदी डेल्टा जो है वो बनाती है। अगला है, भूकंप की तीव्रता किस उपकरण के द्वारा मापी जाती है? इलेक्ट्रोमीटर, सिस्मोग्राफ, पॉलीग्राफ या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आसान सा प्रश्न है, किसी का गलत नहीं होगा। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से तो भूकंप की तीव्रता जो मापी जाती है वो सिस्मोग्राफ जो है आपका बिल्कुल सही होगा। और गणितीय पैमाना होता है ना, इसका विकास किसने किया था? तो चार्ल्स रिक्टर जो है उनके द्वारा किया गया था 1935 में। भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? 6, 7, 8 या 10? सभी के राज्यों के नाम भी हमने आपको बताया, इनका क्रम भी बताया है, पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, सारी तरीके से कैसे भी क्वेश्चन आ जाए आप जो है वो कर ले जाएंगे। आंसर की बात करते हैं तो टोटल 8 राज्यों से होकर के जो है वो गुजरती है कर्क रेखा। कर्क रेखा स्थित कहाँ है? तो 23.5 डिग्री जो है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा है। राज्य की बात करें तो फिर गुजरात पड़ता है, फिर राजस्थान आता है, फिर एमपी आता है, उसके बाद आपका छत्तीसगढ़ आता है, फिर झारखंड आता है, फिर पश्चिम बंगाल, फिर लास्ट में त्रिपुरा और मिजोरम। अगला है, यूपी विधानसभा को कुल कितने निर्वाचन जो है वो विभाजित किया गया है? निर्वाचन क्या? निर्वाचन क्षेत्र। तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। 410, 403, 404 या 406? कितने निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है उत्तर प्रदेश को? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए भी और हो जाता है क्योंकि हाल ही में अभी आपने चुनाव देखे उत्तर प्रदेश में, तो टोटल 403 सीटें आपकी थी। तो बी वाला आपका ऑप्शन जो है यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। और उत्तर प्रदेश में जो है विधानसभा द्विसदनीय है, विधानमंडल का निचला सदन है। एक विधानसभा होता है, एक विधान परिषद होता है, तो वही विधानसभा जो है ये वाला, ये विधानमंडल का निचला सदन कहलाता है। तो इसमें 403 निर्वाचित सदस्य होते हैं और राज्यपाल के द्वारा मनोनीत एक आंग्ल भारतीय सदस्य भी जो है वो होता है। और विधान परिषद में कितनी सीटें हैं? तो आपकी 100 जो है वो सीटें हैं। और टोटल 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर जो है आपकी विधान परिषद है, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो इसमें कौन कौन से राज्य आते हैं? सबसे पहला जो राज्य आता है वो आपका आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बाद बी से आता है आपका बिहार। उसके बाद जो टी है उससे आता है आपका तेलंगाना। यू जो है इससे आता है उत्तर प्रदेश यानी यूपी। एम जो है इससे आता है आपका महाराष्ट्र। और लास्ट में आप करना याद रख सकते हैं, करना से आपका हो जाएगा कर्नाटक। तो ये एक छोटी सी ट्रिक भी आपकी बन गई है। क्या है ट्रिक? अब तुम
करना, और करना के बाद जरा, तो जरा में आपका जम्मू कश्मीर जो है वो आ जाएगा। तो अब तुम करना जरा में इस प्रकार से आप जो है वो याद रख सकते हैं कहाँ कहाँ जो है आपका विधान परिषद है। अगला प्रश्न देखते हैं 66 कि वन अनुसंधान संस्थान जो है आपका कहाँ स्थित है? कटक, नागपुर, देहरादून, उड़ीसा। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो आपका सही होगा। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो देहरादून आपका जो है वो सही होगा। वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 में हुई थी। 1906 में इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट के रूप में इसकी स्थापना हुई थी, और ये जो है आपका जो इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च एंड एजुकेशन है उसके अंतर्गत एक प्रमुख संस्थान के रूप में जाना जाता है। कहाँ स्थित है? देहरादून। 67 प्रश्न है, म्यांमार की राजधानी जो है वो कहाँ है? बैंकॉक, टोक्यो, नेपिताओ या फिर ताइपे। कौन सा इनमें से सही होगा? म्यांमार की राजधानी जो है वो कहाँ है? आंसर की बात करते हैं तो नेपिताओ जो है आपका सही होगा। इसकी मुद्रा क्या है म्यांमार की? तो इसकी मुद्रा है क्यात। क्यात जो है इसकी मुद्रा है। और टोक्यो जो है आपका, जो ऑप्शन यहाँ बी में दे रखा है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए किसकी राजधानी है। तो जापान की जो है ये राजधानी है। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो है। बैंकॉक किसकी राजधानी है? तो बैंकॉक जो है ये थाईलैंड की जो है वो राजधानी है। अगला 68 प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जिसमें सबसे कम जो है वो साक्षरता है? गोंडा, गाजियाबाद या फिर रामपुर या फिर श्रावस्ती। तो सबसे कम साक्षरता आपको जो है वो बतानी है। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर श्रावस्ती जो है वो सही होगा। कम साक्षरता, सबसे कम साक्षरता वाला जिला है श्रावस्ती। और सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो आपका है गौतम बुद्ध नगर। तो सबसे ज्यादा वाला भी आपको याद रखना है, वो भी आपका पूछा जाता है। आंसर यहाँ पर श्रावस्ती आपका सही होगा। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना जो है वो कब की गई थी? 1950, 1955, 1945, 1960। कौन सा जो है वो सही होगा? आंसर की बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 1945 में जो है वो की गई थी, और इसमें संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के द्वारा जो है वो की गई थी। ये संयुक्त राष्ट्र का एक प्रमुख न्यायिक अंग के रूप में जाना जाता है। मुख्यालय इसका कहाँ है? तो आप कहेंगे हेग, नीदरलैंड के शॉर्ट में मैं यहाँ पर एन जो है वो लिख दे रहा हूँ। अगला देखते हैं 70 प्रश्न की भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री जो है वो कौन थे? यूरी गागरिन, यूएम राव, राकेश शर्मा, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता है भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री थे राकेश शर्मा। इनका क्वेश्चन आपको पहले भी काफी बार किसी एग्जाम में आपने देखा होगा, ये क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। और भारत का जब पूछा जाए तब ध्यान रखिएगा, राकेश शर्मा ऑप्शन के साथ आपको जाना है। अगला है, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में जो है वो दिया जाता है? खेल, संगीत, साहित्य या फिर उपरोक्त सभी। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। तो ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है संगीत में दिया जाता है। तो संगीत जगत का सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड होता है, ये आपका जो है वो सही होगा। और ग्रैमी अवार्ड को मूल रूप से ग्रामोफोन अवार्ड जो है वो कहा जाता है। अगला देखते हैं 72। तो 72 प्रश्न है आपका, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? यही वो प्रश्न था जो हमने पिछले वाले वीडियो में आपसे पूछा था। 25 जनवरी, 12 अगस्त, 8 मार्च, 28 फरवरी। कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो 8 मार्च आपका बिल्कुल सही होगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, और थीम आपको पता होना चाहिए 2022 की। 8 मार्च 2022 की जो थीम होगी ना, आगे कोई भी आप पेपर देंगे अगर क्वेश्चन यहाँ से बनेगा थीम से, तो आपको एग्जाम में हेल्प करेगा। तो 2008-22 वाले की थीम थी जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो। ये जो है वो थीम थी 2022 की अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की। 73 प्रश्न है, ढिंग एक्सप्रेस के नाम से कौन जो है वो प्रचलित है? साइना नेहवाल, हिमा दास, पीटी उषा, गीता फोगाट। कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा? ढिंग एक्सप्रेस के नाम से जो है वो कौन प्रचलित है? आंसर की बात करते हैं तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पर हिमा दास जो है वो सही होगा। और हिमा दास जो है इन्होंने 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जो है वो जिताया था, और ये जिताने वाली पहली भारतीय महिला के रूप में जानी जाती हैं, और इन्हीं को ढिंग एक्सप्रेस के नाम से जो है वो जाना जाता है। अच्छा प्रश्न है। 74 प्रश्न सेकंड लास्ट है कि इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण
किसके द्वारा होता है? मेमोरी, स्टोरेज, सीपीयू, इनपुट आउटपुट यूनिट, कौन सा जो है वो सही होगा? आंसर की बात करते हैं इन चारों में से तो आपका ऑप्शन सीपीयू जो है वो सही होगा, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर के थ्रू भी आप कह सकते हैं। तो ये आपका सही हो जाएगा। अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं 75, और उसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी जो है वो पूछेंगे। इसके अलावा चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाइएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर जो है वो करते रहिएगा। और टेलीग्राम चैनल से ना जुड़े हो तो बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। 75 प्रश्न है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, ए बी सी या बी और सी दोनों? तो काफी बार मैंने आपको टिक बताया है कि विटामिन ए और सी जल में घुलनशील होते हैं, और जो बचा आपका के ई डी ए यानी कीड़ा आपको याद रखना है। तो के ई डी ए जो 4 विटामिन होते हैं वो वसा में जो है वो घुलनशील होते हैं। यहाँ पर आंसर कौन सा होगा? यहाँ पर बी और सी जो बचा ये जल में घुलनशील होते हैं, तो यही आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। बस आपको याद क्या रखना है? कीड़ा वर्ड याद रखना है। तो कीड़ा से आप चारों विटामिन याद रख सकते हैं जो कि आपके वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। सभी प्रश्न हुए हमारे समाप्त। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक न एक प्रश्न पूछते हैं। ये है आपका इस वीडियो का प्रश्न, जिसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में आपको बताना है। यशोधरा जो है वो किस लेखक या लेखिका की कृति है? ए ऑप्शन है महादेवी वर्मा, बी ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, सी ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और डी ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त। तो इन चारों में से कौन सा सही होगा? अपना आंसर तो वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके जो है वो बताइएगा। लाइव टाइमिंग दोपहर के 3 बजे और शाम के 8 बजे है, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।